हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसके विषय में इससे पहले जो भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और जितने भी पॉलिटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनके MCQ साथ में छोटा सा नोट्स जो दिया रहता है वो सारे कवर हो जाए। और जो कि आगामी 19 से स्टार्ट होने वाला है PPSC TRE 3, उसमें ये महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, इसमें जितने नोट्स पढ़े जा रहे हैं, हो सके तो इसको बार बार देखिए, जिससे कि आपकी पॉलिटी पे एक अच्छी पकड़ बन जाएगी और पॉलिटी से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसी के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इससे पहले मैंने और भी स्टार्ट कर बना दिया है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अच्छी खासी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट, पहला स्टार्ट करने से पहले ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होती है, क्या भूमिका है इसकी संसदीय व्यवस्था में, और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किनसे मिलकर बनता है, तो पहला देखिए, इनसे मिलने में मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं। इसका किस में जिक्र किया गया है, ये संविधान में जिक्र किया गया है। एक मंत्रिमंडल शब्द है जो कि बाद में जोड़ा गया था, वो आर्टिकल है 352 में, ठीक है, 352 में उसको जोड़ा गया था मंत्रिमंडल शब्द को। इससे पहले इस पे मंत्रिमंडल शब्द नहीं था, कैबिनेट मंत्री था। तो 74 का 1 में हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की को सहायता और क्या है, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। पहला आर्टिकल है, इसमें जिक्र कर दिया गया है। जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है। इसके तहत आगे देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग, ठीक है, यानी कार्यों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पे करेगा। किसके सलाह पे करेगा राष्ट्रपति अपना कार्य का निर्वहन, मंत्रिमंडल की सलाह पे करेगा। और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया था। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से ऐसी सलाह पर साधारणतया अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है, ठीक है। अगर कोई सलाह देता है तो उस पर क्या कर सकता है, वह अपेक्षा करेगा क्या कि इस पे विचार किया जाए, पुनर्विचार किया जाए। कोई ऐसा हो राष्ट्रपति की नज़र में तो उसे पुनर्विचार के लिए वो बोल सकता है। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। राष्ट्रपति दिए गए सलाह के बाद काम करने के लिए बाध्य हो जाएगा। यह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको भी शामिल किया गया है। 74(2) के अनुसार क्या कहता है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं होगी कि क्या मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दिया गया है इसका कोई न्यायिक जांच नहीं होगा, ठीक है। न्यायालय में इसका जांच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 75 में क्या कह रहा है, 75 में कहता है 75(1) में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पे, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा, अन्य मंत्रियों की सलाह पे करेगा। तो 75(1) का क के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यह लगाया गया है 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 75(2) में क्या कह रहा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यानी कि मंत्री जो है प्रसाद पर्यंत, यानी कि उनकी इच्छा। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे मंत्री को हटा सकता है। वह मंत्री को हटाने से पहले किससे चर्चा करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्री की नियुक्ति करेगा और उनके सलाह पर ही उसको त्यागपत्र देने के लिए कहेगा। अनुच्छेद 15(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है,
मंत्रिपरिषद किसके रूप सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संविधान में मंत्रिपरिषद का शब्द, मंत्रिमंडल का शब्द 352 में खंड 3 में किया गया है। खंड कितना में? 3 में किया गया है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्रिपरिषद मतलब कि कैबिनेट स्तर का जो एक समूह होता है, उसमें शुरू में ही हम लोग देखे थे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री ये सब शामिल होते हैं। इसमें सबसे वैल्यूएबल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है। मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के कारण आधिकारिक असमानता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं। असमानता से संरक्षित रहते हैं। ठीक है। और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेवारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है, कि जो योजना है, जो भी इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसमें मंत्री जो है अंतिम रूप से जिम्मेदार होता है। कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है वह सीधे तौर पे किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं। इसका प्रमुख जो होता है कैबिनेट, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह तक किसी भी संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य नहीं हो, अगर उसको मंत्री निर्वाचित घोषित कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है, तो 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी संसद के सदस्य के रूप में उसे शामिल होना है, अन्यथा उनका मंत्री का पद जो है समाप्त हो जाएगा। ये दिया गया है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री को शपथ, और अन्य मंत्री। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। ठीक है। जो राष्ट्रपति मांगेगा उसके द्वारा प्रधानमंत्री उसको सूचना देगा प्रशासन और विधान के बारे में, आर्टिकल 78 के तहत। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र प्रधानमंत्री कार्यालय के कुल देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त कुल मंत्रालय की संख्या कितनी है? 53 है। यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय को लगा दिया जाए तो यहाँ पे कितनी संख्या हो जाएगी? 54। ठीक है। ऐसे कितना है? 53। यहाँ पर हम लोग इसको देख लिए नोट्स को। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार आप लोग इसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, रिकॉल करके अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन हल होंगे। क्वेश्चन को ड्राइव करते समय थोड़ा बहुत समय लिया जा सकता है। ठीक है। ये आपके लिए अच्छा होगा कि अच्छे से देखें, जिससे कि क्वेश्चन डीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो 300 में लिखा गया है द यूनियन ऑफ स्टेट, द यूनियन ऑफ इंडिया। ये इसका कानूनी नाम है। ठीक है। इंडिया का क्या कानूनी नाम है? द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही है। संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार की कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ है। इस अनुच्छेद के यानी कि 300 के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। ये देखिए, ये इसको पढ़िए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। क्या यह ऐसा है? किस में निहित होती है?
राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की जितनी कार्यपालिका शक्ति होती है संघ की, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति, आकार हर्षिकार गलती होगा, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बिल्कुल सही है, करेगा। उसके बाद मंत्री परिषद का क्या होता है? प्रधान होता है। आर्टिकल 74 के तहत यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद का किसी सदस्य का सदन का सदस्य हो, अर्थात एक कथन को छोड़ दें तो 2, 3, 4 सभी सही हैं। ठीक है, ये सब सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या नाम मात्र का प्रधानमंत्री नेता होता है मंत्रिपरिषद का? मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है? कौन सा सही पूछा जा रहा है? ये गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी होता है, ये भी गलत है। ठीक है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। क्या ऐसा है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे बर्खास्त वो नहीं कर सकता है। वह वास्तविक नेता होता है। किसका? मंत्रिपरिषद का। वह क्या होता है? वास्तविक नेता होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री डैश डैश होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, मनोनीत होता है या चयनित होता है? निर्वाचित वह संसद के रूप में हो जाता है। ठीक है, पहला बात, निर्वाचित वह संसद के रूप में होता है, मनोनीत नहीं होता है। मनोनीत भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा। चयनित नहीं होता है, नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसकी? प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। किसका? केंद्र सरकार का प्रमुख मुख्य होता है। ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार का मुख्य होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 किसके दायित्व है? प्रधानमंत्री के दायित्व हैं। किसके दायित्व है? प्रधानमंत्री के दायित्व हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्व किसका है? प्रधानमंत्री का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन के पढ़िए। भारत का संविधान मंत्री को 4 श्रेणियों में बांटता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। क्या ऐसा है? क्या आपको लग रहा है कि ये सही है? इसमें नहीं है। मंत्री कौन कौन था? कैबिनेट मंत्री थे, और कौन थे? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। ठीक, दूसरी देखिए, ये गलत है, यह कथन गलत है। दूसरा है क्या कि संघ में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 91वां संविधान संशोधन, 91वां था कि 93वां था? 91 या 93? 91 या 93? 91वां संविधान संशोधन। अतः ऑप्शन नंबर बी 2 हमारा क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 गलत है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट स्तर के मंत्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं केवल, इसमें और कोई शामिल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट,
संविधान के मंत्रिमंडल शब्द कितना में? 352 में। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, एन गोपाला स्वामी अय्यर समिति के सुझाव दिया कि मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण नामित किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संतुष्टि के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 2 जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 नंबर गलत था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, कुछ केस स्टडी से पूछे जाते हैं सवाल, लेकिन बीपीएससी ट्री में नहीं पूछा जाएगा, उम्मीद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। क्या ऐसा संभव है? नहीं। हर मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? वास्तविक पूछा जा रहा है तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर बी। पढ़िए, कथनों को पढ़िए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों से उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से की जाती नहीं, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल ऑप्शन नंबर 1। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल सही है, वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है। अगर वह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता। वे निम्न सदन के बजट पे नहीं बोल सकेंगे। वे अपने उच्च सदन में वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह बाद निम्न सदन के अंदर सदस्य बनना होगा। क्या यह सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिमंडल की नियुक्ति तथा पदच्युति? ऑप्शन नंबर डी 75। ठीक है, 75 में आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है क्या? लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर किसका हो जाता है? लोकसभा। एक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय डायरेक्ट आंसर पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के भीतर उसे क्या करना होगा? किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ये हमारा सही हो गया। अगर सदस्यता नहीं लेती है तो वो क्या हो जाएंगे? खत्म उनकी। न्यूनतम आयु कितनी है प्रधानमंत्री बनने के लिए? 25 वर्ष। ठीक है, क्योंकि लोकसभा सदस्य की जितनी अर्हताएं हैं संसद बनने के लिए उतनी ही प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री को क्या
प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, चुना नहीं जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री क्या होगा? डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने के पूर्ण स्वविवेक का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री में रह सकता है कितना दिन तक? 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, वह 6 माह तक रह सकता है। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, वह कितना दिन? 6 माह। कितना पद से हटना पड़ जाएगा? 6 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की संसद के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ये पूछा जा रहा है तो सी हो जाएगा, बाकी सब कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? गलत है। तो इसको हम लोग टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? लोकसभा के प्रति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार या 74(3) के अनुसार? बताइए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? किसके प्रति? तो 75(3) और 75(4) दोनों। ठीक है, क्योंकि 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के क्या हो जाएगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी 75(3) के अनुसार होगा। ठीक है, 74(3) में क्या कहा गया है? पढ़े हैं कहीं 74(3)? क्योंकि यह संविधान में है ही नहीं। 74(3) आर्टिकल संविधान में है ही नहीं, तो अतः लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यह संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत आता है और यह 75(3) में दिया गया है। ठीक है, तो हमारा सही हो जाएगा 1, 2, 3। ये संविधान में है ही नहीं, यह संविधान में नहीं है। ठीक है, नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अतः ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी का है, थोड़ा उलझाया हुआ है। इसमें देखिए 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होता है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, सामूहिक रूप से होता है, अतः निकटतम उत्तर संसद हो सकता है। ठीक है, लेकिन विकल्प में अगर हमारा कौन सा नहीं है तो लोकसभा नहीं है, तो हम विकल्प के तौर पे निकटतम विकल्प, सबसे निकटतम, जो सबसे क्या होगा? सबसे नज़दीकी विकल्प होगा, उसको चुनेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? चुनेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसका आंसर हम लोग डी मार सकते हैं, लेकिन यह क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसमें सबसे निकटतम भी संसद है, संसद के प्रति मार सकते हैं। ठीक है, इसमें भी निकटतम सबसे संसद है, संसद को मार सकते हैं अगर लोकसभा नहीं है तब। ठीक है, नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया गया है लोकसभा, तो सीधे हम लोग लोकसभा को मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी, वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो केवल लोकसभा के प्रति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है, कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पे विचार करते हैं, थोड़ा पढ़िए कथन को अच्छे से, देखिए क्या लिखा हुआ है कथन में। हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दिए। अब पढ़िए, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। बिल्कुल होता है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्या प्रधानमंत्री था? यहाँ पर प्रधानमंत्री था या फिर राष्ट्रपति था? राष्ट्रपति। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद को धारण करेगा। ठीक है, केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा भी कथन कारण है। देखिए, भारत संघ में प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी। बिल्कुल गलत है पहला कथन, यहाँ पे राज्यसभा नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं। तो बिल्कुल पात्रता तो मंत्री बनाने के लिए दोनों रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? कथन गलत है, कारण सही हो जाएगा। ये जो है सही है, ये हमारा सही है, परंतु ये गलत है। तथा अगर ऑप्शन को हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संसद के प्रति होता है, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग विचार कीजिए, हम तो बताएंगे ही लास्ट में, आप लोग विचार कीजिए थोड़ा। ये क्वेश्चन है, इसको छोटा कर दिए। अब देखिए, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सही है या गलत? सोचिए थोड़ा। और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बिल्कुल करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा। तो प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के, ठीक है, और विधि निर्माण में प्रधानमंत्री किसको सूचित करेगा? राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ठीक है, तो 2 तथा 3 ये सही हैं। ठीक है, 2 और 3 सही हैं, बाकी पहला कथन गलत है। सामूहिक रूप से संसद के प्रति नहीं होता है, ये किसके रूप से होता है? लोकसभा। किसके रूप में होता है? लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये आईएएस का क्वेश्चन 2013 का है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन परिपाटी के रूप में उल्लेख किया जाता है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन का हो तो बहुमत खो देने पर उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन का हो तो बहुमत खोने पे उसको क्या कर देना चाहिए? त्यागपत्र दे देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश डैश के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? कार्यपालिका विधायिका के अधीन कार्य करती है। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत कार्य करती है। इसको देखती है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ लीजिए क्योंकि यह नया लगा,
क्योंकि उसमें नोट्स में नहीं दिया था। भारत के संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रह के कार्य करती है? व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह के कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका गठन विधायिका के सदस्यों से होता है। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव रखेगा? अविश्वास प्रस्ताव रख सकता है क्या कभी विश्वास दल का? जो सत्ताधारी पक्ष है, क्या वह विश्वास प्रस्ताव रख सकता है? बिल्कुल, ये अविश्वास प्रस्ताव कभी नहीं रखेगा, भर्त्सना नहीं रखेगा, स्थगन भी नहीं रखेगा। वो क्या रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव रख सकता है कि हाँ, हमारे मंत्री में विश्वास मत है हासिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, किसी सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ेगा। कहाँ से? लोकसभा के मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार, मंत्रिमंडल का प्रधान होता है कौन? तो प्रधानमंत्री बहुमत खो दिया तो मंत्रिपरिषद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा के व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? यानी कि त्यागपत्र देने के बाद भारत के जो मंत्री हैं, त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? अगर अपना व्यक्तिगत देगा तो अनुमति किससे मांगेगा? जो वहाँ का मुख्य आदमी होगा उसी से मांगेगा। तो संसद में लोकसभा का जो मतलब मंत्री कहाँ पे बैठेगा? लोकसभा में बैठेगा अक्सर। तो स्पीकर। किससे मांगेगा अनुमति? स्पीकर से मांगेगा, जो लोकसभा अध्यक्ष है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के संसद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10, 20, 50, 60, कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए, कम से कम 50। ठीक है, कम से कम 50। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50। ठीक है, न्यूनतम 50। नेक्स्ट कथन है, दो स्टेटमेंट दिया गया है, पढ़िए इनको। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। क्या ऐसा है? भारतीय संविधान में कोई विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है? बिल्कुल है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही, दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दिया गया है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ताकि सब दिखे। सारे स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट एक साथ दिख रहे हैं। तो अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो है उलझा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे ख्याल से सभी क्वेश्चन सही है। तो देखिए क्या कर रहा है, 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 अविश्वास प्रस्ताव, 27 अविश्वास और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रति वर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। क्या सही है? जो सदस्य कार्यकाल के प्रति अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। ठीक है, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखता है उसे उसकी सूचना लिखित रूप में लोकसभा स्पीकर को देना पड़ता है। सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, ये भी सही है। 15, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि 15 अगस्त 2023 तक
लोकसभा में कुल 28 अविश्वास प्रस्ताव थे, ठीक है, और 11 विश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री अपने प्रधानमंत्री काल में प्रतिवर्ष अधिकतम 1.89 अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। उनके लगभग 1.59 वर्ष के कार्यकाल में कुल 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, ठीक है। तो संसद के लोकसभा नियम 198 लोकसभा नियम 198 के तहत विश्वास प्रस्ताव लाए जाने के लिए संसद द्वारा लिखित सूचना स्पीकर को नहीं बल्कि लोकसभा के महासचिव को दी जाती है। तो 2 कथन गलत हो गया, ठीक है, 2 कथन इसमें गलत हो रहा है, बल्कि लोकसभा महासचिव को दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रश्नगत में विकल्प ए और सी दोनों ही गलत हैं, ठीक है, दोनों ही गलत हैं। तो ए और सी दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर हम लोग अभी टिक नहीं किया, यह विवादास्पद प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही नहीं है? तो सीधा सा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है, ठीक, मतलब गलत है ये, इसमें ऑप्शन में सही हो जाएगा। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने? कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू पहले कौन से मंत्री? गृह मंत्री, बाद में रक्षा मंत्री। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे? उसका नाम ही नहीं दिया गया उसका नाम दिया ही नहीं गया है, ठीक है। 1948 में जो है, स्वतंत्र 48 में जॉन मथाई वित्त मंत्री थे, ठीक है, और सनमुख शेट्टी का तो नाम है ही नहीं, ठीक है। पहले स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री सनमुख चेट्टी, सनमुख चेट्टी, आर के सनमुख चेट्टी कौन है? आर के सनमुख चेट्टी, ठीक है, ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री तो सबके लिए बन जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो अंतरिम सरकार भिन्न था, ठीक है, यानी कि जो अंतरिम सरकार बना था और बाद में जो सरकार बना, उसमें से जो विभाग आवंटन किए गए थे इन लोगों को, किनका किनका विभाग अलग अलग था। तो सीधा सा जानिए कि एक ही आदमी का विभाग अलग था, C.H. भाभा, ठीक है, C.H. भाभा, C.H. भाभा का यानी कि इसका विभाग अलग था। C.H. भाभा को खनन विद्युत कार्य, ठीक है, मिला था, और 47 में इनको क्या मिला था? 47 में मिला था वाणिज्य, ठीक है, इसको वाणिज्य मिला था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर हमारा केवल डी थी। उसके बाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन इरिलेवेंट, भारत के 12वें प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन देवगौड़ा होंगे, अभी पूछा जाने का कोई संभावना नहीं है। ये
इसको इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो है इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, किसको कौन सा विभाग दिया गया था अंतरिम सरकार में और पहला कैबिनेट में। ठीक है, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकाल पूछा जा रहा है। कार्यकाल कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कार्यकाल कौन सा इसमें सम्मिलित है? सबको एक दूसरे से सम्मिलित करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं देवगौड़ा। देवगौड़ा का था 96 से 97। देखिए 96 से 97 कहाँ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी दे दिए। चलिए एक का डी। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का कार्यकाल था 90 से 91। ठीक है, तो इसको हम लोग सी दे दिए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत फेमस है, 98 से 2004 तक बने रहे थे, 98 से 2004 तक। ठीक है कोई 98 से 2004 तक? अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004 तक है, दिख रहा है? 99 है, ये हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद देखिए इंद्र कुमार गुलजार। इंद्र कुमार गुलजार 97 से 98 के बीच में रहे थे। ठीक है, इसका हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब जो बच गया है ए आ गया, बी हो जाएगा बाकी। विश्वनाथ प्रताप का हो जाएगा बी। तो अतः एक का डी, दो का सी, एक का डी, दो का सी। देखिए कैसे मिलता है, एक का डी, सॉरी क्या लिखल है, यानी कि डी का एक जहाँ पे है, डी का एक में ही। ये तो आंसर कूट से एक बार में पता चल रहा है, एक बार में पता चल रहा है आंसर इसका। यहाँ देखिए डी का जो एक दिया गया है, इसी से डायरेक्ट आंसर मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि और किसी में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं? इंदिरा गांधी भी हो चुकी है, जवाहरलाल नेहरू भी हो चुके हैं। ठीक है, और कौन हो चुके हैं? अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार प्रधानमंत्री बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार? वो भी बन चुके हैं। और उसके बाद गुलजारी नंदा भी 2 बार बन चुके हैं। ठीक है, गुलजारी नंदा भी कितने बार बने हैं? 2 बार बन चुके। तो ऑप्शन नंबर डी सब। कौन सा हो जाएगा? सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं ने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? ठीक है, तो कौन कौन हो जाएंगे? तो इनके लिए हो जाएंगे एक बार से अधिक सुशोभित लगातार बैक टू बैक, यानी कि अल्टरनेट समय अंतराल के बाद किए हैं। पहला हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें क्या है, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल के समय अंतराल नहीं था, यानी कि लगातार वो बनते चले गए। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अल्टरनेट। गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई 64 और दूसरी बार कब बने थे? 66। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी 96 और 98, इंदिरा गांधी 66 और 80। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? इकलौते प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु देश के बाहर हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री, उज्बेकिस्तान में ताशकंद समझौता के दौरान। ठीक है,
नेक्स्ट, मंत्रियों का मिलान कीजिए। ठीक है, हम डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के, ठीक है, मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद देखिए, मोरारजी देसाई बम्बई के, एच.डी. गौड़ा कर्नाटक के, चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के, नरेंद्र मोदी गुजरात के। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मंत्री नहीं रहे थे? तो चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर साहब थे, यह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। देवगौड़ा के बारे में बता दिए, कर्नाटक, पीवी नरसिम्हा राव के बता दिए, आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई को बताए थे महाराष्ट्र, और चरण सिंह उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, चंद्रशेखर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य नहीं थे? मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर, आई.जी. गुलजार, कौन हो जाएंगे? ठीक है, देखिए, देवगौड़ा, आई के गुलजार एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य प्रधानमंत्री थे, और इस दौरान वे बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद भी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से कौन अपने कार्यकाल में संसद के कभी उपस्थित नहीं हुआ? लो, चौधरी चरण सिंह यानी कि ये ऐसा व्यक्ति था जो अपने कार्यकाल में उपस्थित ही नहीं हुआ, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा संघीय वित्त मंत्री रहे? भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे थे, कौन कौन हैं? तो इनमें देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर, सभी थे इसमें, कौन कौन थे? सब थे, कौन कौन? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, सब संघीय मंत्री रह चुके, आर.के. वेंकटम, वाई.बी. चौहान और प्रणब मुखर्जी, सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो पीवी नरसिम्हा राव। इसमें मुख्य कौन से हैं? पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मनमोहन सिंह के बारे में, पूर्व अध्यक्ष थे वित्त आयोग के? नहीं, ठीक है, वित्त मंत्री थे वो, खुद वित्त मंत्री थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, वित्त मंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डैश क्या है, क्या थे? असम से राज्यसभा सदस्य थे वो, असम से, इनकी ये सदस्यता कहाँ से थी? असम के राज्यसभा सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग, 61 क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी कर देते हैं। वित्त मंत्री कथन क्या कर रहा है? मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। सही है? सही है क्या? बिल्कुल सही है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। दोनों कथन सही है, लेकिन इसका जो व्याख्या है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दोनों कथन सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा कथन देखिए, तीसरा, कि किसी
व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सही है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन इसका भी कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, ये भी सही, ये भी सही, अतः ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन किया गया है, कहाँ से किया गया है? तो यह संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, ठीक है, यह संविधान के प्रावधानों से बिल्कुल हटकर हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, इधर था, संविधान के प्रावधानों से बिल्कुल हटके हुआ है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, सही है, गलत है? प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है, सही है या गलत होता है? ऑप्शन नंबर डी, कोई अध्यक्ष नहीं होता है। देखिए, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है, और प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव हैं, ठीक है, जो सिविल सेवा के बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, तथा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। केंद्र सरकार में देखिए, विचार कीजिए इसमें कि भारतीय संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होते हैं, ऐसा है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है, ऐसा है? सही है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हो, क्या यह सही है? नहीं है। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो कथन 1 और 2 सही हैं, लेकिन कथन 3 और 4 क्या है? गलत है। ये क्वेश्चन था, इसका तो क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन, ये तो हो गया था ना, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन चल रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस यहाँ हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल की कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित सम्मिलित करने हेतु लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक? 91वां संविधान संशोधन, 91 अमेंडमेंट, ठीक है, यही था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री की संख्या लोग 51वां संविधान संशोधन है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। केंद्र सरकार में 15 अगस्त 1947 के मंत्रालयों की संख्या 18 थी, बिल्कुल सही है। अभी मंत्रालयों की संख्या के मंत्री छोड़ दे, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय छोड़ दे तो 53 है, अगर उसको मिला दे तो 54 है। तो क्या हो जाएगा आंसर क्या होगा? केवल 1, ठीक है, केवल 1, आंसर केवल 1, ये सही है। देखिए 18 थी, 53 है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया था? ये क्वेश्चन 67वीं का है, उस समय का है, अभी कोई रिलेवेंट नहीं है इसका, इसको काटिए। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, कौन सा ऐसा दस्तावेज है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र क्या होता है? श्वेत पत्र क्या है? तो भारत सरकार अथवा
उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो श्वेत पत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित होता है? किसकी रिपोर्ट पे आधारित था? किसकी रिपोर्ट पे आधारित था भाई? तो मंत्रिमंडलीय गोस्वामी अयंगर। कौन थे ये? कौन थे? इसके बारे में सर्च करके बताइए कौन थे ये। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्री सचिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में। ठीक है, कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन होता है? उपराष्ट्रपति के अधीन होता है? नहीं होता है। ये किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के अधीन होता है। नेक्स्ट है, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव, जो कि लोकसभा सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर, कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करना किसके बारे में बोल रहा है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में बोल रहा है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, बैठक की सूची तैयार करना सही है, और मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन आवंटित करना ये भी सही है। मंत्रिमंडल समिति के लिए सचिवालय सहायता ये गलत है। ठीक है, 1 और 3 सही है। ठीक है, हमारा 1 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। 1 और 2 सॉरी, 1 और 2 सही है, ये 3 नहीं, सॉरी ये 3 नहीं। मंत्रिमंडल की बैठक की कार्यसूची तैयार करता है और मंत्रिमंडल समिति के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय को वित्त संसाधन का आवंटन ये नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली भारतीय अखिल सेवा और केंद्रीय सेवा से संबंधित है। भारतीय अखिल सेवा और केंद्रीय सेवा से संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर, सॉरी मिस्टेक बार बार हो रहा है। ऑप्शन नंबर नीति क्रियान्वयन, अखिल भारतीय सेवा नहीं, नीति क्रियान्वयन, नीति क्रियान्वयन, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए क्या है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय योजनाएं एवं नीति निर्माण संबंधित कार्य है, जबकि नीति क्रियान्वयन संबंधित कार्यों एवं एजेंसियों द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंटेलिजेंस रिसर्च के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंटीरियर्स रिसर्च कौन हो जाएंगे? सी, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय सुरक्षा का। उसके बाद स्वतंत्रता में पहली बार संसदीय सचिवालय का पद कब सृजन किया गया था? तो 1951 में सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग समय सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, कर्म भूमि जो है इनकी मृत्यु स्थल, समाधि स्थल नहीं है। ठीक है, लेकिन की समाधि स्थल है, वीरभूमि है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे अभी? केंद्रीय मंत्री मंडल। केंद्रीय मंत्री मंडल को हमने समाप्त कर दिया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी को हमने डील कर लिया। आशा करते हैं कि आप लोगों का
एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा भविष्य के लिए। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।